जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए पेपर कोड BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण पृष्ठ की ये चौथी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने बाकी की 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है उन क्लासेस को जरूर कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको कवर कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF में मिल जाएंगे जो आप लोग एग्जाम से पहले उसका जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है, यहाँ पर टाइप करना है BSKG 178। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया BSKG प्राचीन भारतीय राजनीति सॉल्व गेस्ट पेपर। यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न की ओर, और साथ में आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ में इस क्लास की जो PDF की लिंक भी वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और प्राचीन काल से ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण व्यवस्था रही है। प्रश्न में क्या हमसे पूछा कि प्राचीन काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि प्राचीन काल में ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, उसकी संरचना क्या थी, वो सारी चीजें इस आंसर में हम लोग देखेंगे। तो गांव न केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी गांवों में ही फलता फूलता था। प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था अत्यंत संगठित, आत्मनिर्भर और सामूहिक जीवन पर आधारित थी, यानी गांव में लोग जो है संगठित होकर रहते थे, सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे और आत्मनिर्भर यानी कि अपने ऊपर स्वयं निर्भर थे, किसी दूसरे गांव पर निर्भर नहीं होते थे। कोई भी काम हो गांव के किसी न किसी व्यक्ति को आता होता था, सब लोग जो है मिलकर काम कर लेते थे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें, गांव की संरचना प्राचीन काल में कैसी होती थी। तो प्राचीन भारत में गांवों की संरचना सुव्यवस्थित होती थी। हर गांव में खेती योग्य भूमि, चरागाह, कुएं, तालाब, मंदिर और घर होते थे। गांव के केंद्र में अधिकतर सार्वजनिक स्थान, मंदिर या पंचायत घर होता था जहां लोग एकत्र होते थे। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई गांव हो तो वहां पे बीच में एक ऐसी जगह होती थी जहां पर कोई मंदिर बना होता था या फिर पंचायत घर वगैरह होती जहां पर लोग एकत्र होते थे। गांव में जाति व्यवस्था के अनुसार लोग रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के लोग अलग अलग स्थानों में रहते थे, लेकिन गांव के कार्यों में सभी की भागीदारी होती थी। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पर शूद्र, यहाँ पर वैश्य, यहाँ पर क्षत्रिय, तो ये लोग जो है एक ही टोली में अलग अलग टोलियों में रहा करते थे। लेकिन गांव की आर्थिक गतिविधियों में सभी की क्या थी, सभी का योगदान समान था। अब देखते हैं कृषि और अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय। तो कृषि ही गांव की मुख्य आजीविका थी। लोग धान, गेहूं, जौ, बाजरा आदि में फसलें उगाते थे। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और छोटी नहरों का उपयोग किया जाता था। बैल और हल से खेत जोते जाते थे। गांव की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होती थी, यानी लोगों को अधिकतर वस्तुएं गांव में ही मिल जाती थी। और उस समय क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता क्या है, हम आपको एक चीज देंगे, आप हमको उसके बदले दूसरी चीज देंगे। तो गांव में कई शिल्पकार और कारीगर होते थे, जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, नाई, धोबी, तेली आदि। ये लोग गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और बदले में उन्हें अनाज या अन्य वस्तुएं मिलती थी। यह प्रणाली क्या कहलाती थी, जाजमानी प्रथा कहलाती थी। यानी ये लोग काम करते थे, उसके बदले में लोगों को अनाज या अन्य वस्तुएं दी जाती थी, और ये प्रणाली क्या कहलाती, जाजमानी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। तो गांव का प्रशासन पंचायती व्यवस्था से चलता था। पंच यानी 5 बुद्धिमान और अनुभवी लोग मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाते थे। इनके प्रमुख जो है, प्रमुख को ग्राम प्रमुख या मुखिया कहा जाता था। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। तो ग्राम सभा गांव की सर्वोच्च संस्था मानी जाती थी। सभी बड़े लोग इसमें भाग लेते थे। भूमि विवाद हो, विवाह संबंधी मामले हो, अपराध हो या कर वसूली जैसे जो काम है, यही पंचायत में हुआ करते थे। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक जीवन उनका कैसा था गांव में। तो गांव का जीवन सामूहिक होता था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे।
पर्व त्योहार जैसे होली, दीपावली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि पूरे गांव के लोग मिलकर मनाते थे। हर गांव में मंदिर होते थे जो धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक मेल जोल का भी केंद्र होते थे, क्योंकि जब गांव में मान लीजिए कोई कार्यक्रम हुआ तो वहां पर जो है सभी धर्मों के लोग आते थे, तो इससे क्या होता था, सामाजिक मेल जोल का भी वो केंद्र था। शादी ब्याह, जन्म, मृत्यु आदि सभी सामाजिक कार्यों में पूरा गांव भाग लेता था। ग्रामीण जीवन में परंपराओं और मान्यताओं का विशेष स्थान होता था। इसके बाद उनकी शिक्षा और ज्ञान कैसा था वो देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल और पाठशालाएं होती थीं। ब्राह्मण बालकों को वेद, संस्कृत, गणित, आयुर्वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी। गांव में वैद्य, चिकित्सक, ज्योतिषी और पंडित होते थे जो ज्ञान बांटते थे। इसके बाद आते गांव की आत्मनिर्भरता, यानी गांव अपने पर निर्भर होते थे। पूरी जो प्राचीन गांव पूरी तरह से निर्भर होते थे। हर काम के लिए गांव में ही लोग उपलब्ध होते थे। लोग वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम के माध्यम से सामानों का आदान प्रदान करते थे। व्यापार सीमित होता था, लेकिन गांवों की जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी। तो यहाँ पर इससे पता क्या चलता, गांव आत्मनिर्भरता क्या था, गांव यहाँ पर क्या था, आत्मनिर्भर था। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखेंगे निष्कर्ष। तो प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था भारतीय समाज की आत्मा थी। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक रूप से सशक्त थी बल्कि सामाजिक रूप से भी एकजुट और संतुलित थी। पंचायती शासन, जाजमानी प्रथा और सामूहिक जीवन इस व्यवस्था की खास पहचान थे। आज भी भारत के ग्रामीण जीवन में उस प्राचीन व्यवस्था की छाप देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देख लिया। पहला प्रश्न क्या था कि प्राचीन काल में जो है ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, विस्तार पूर्वक वर्णन करना था। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी जो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया था उसकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने शासन, युद्ध नीति, राजनय और कूटनीति से जुड़े अनेक सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मंडल सिद्धांत, यानी कि उन्होंने अर्थशास्त्र एक अपनी किताब लिखी, उसी के अंदर एक है मंडल सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध रखे जाएंगे ये चीज बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं मंडल सिद्धांत क्या है। तो मंडल सिद्धांत के अनुसार कोई भी राज्य यानी कि राजा कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर कहीं राज्य होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं और कुछ तटस्थ होते, मतलब कि वो किसी का साथ नहीं देते हैं। इसलिए राजा को हमेशा यह समझना चाहिए कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका मित्र है और जो है कौन उनसे और उन्हें जो है किससे सावधान रहना चाहिए, यानी कौन तटस्थ है, कौन मित्र है और कौन शत्रु है और उन्हें किनसे सावधान रहना चाहिए, ये राजा को बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो कौटिल्य ने कहा, मध्यस्थ राजा के लिए निकटतम राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। आप देखते हैं मंडल सिद्धांत की संरचना क्या थी। तो कौटिल्य ने राज्य को एक मंडल यानी घेरा के रूप में दिखाया और बताया कि उसके चारों ओर अलग अलग राज्यों की स्थिति कैसी होती है। इस सिद्धांत में कुल 12 प्रकार के राजा या राज्य माने गए हैं, यानी कि मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं। जो किसी मान लीजिए कोई ए राज्य है तो इसके आसपास जो है 12 तरीके के जो है राज्य होंगे। कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है विजिगीसु, वह राजा जो विजय की इच्छा रखता है, यानी कि आप स्वयं। ठीक है, इसके बाद है अरीज शत्रु, जो आपके राज्य के पास है और आपसे शत्रुता रखता है, तो अरीज हो गया। इसके बाद मित्र है, वह राज्य जो आपके शत्रु का शत्रु है। मित्र कौन है, जो आपके राज्य का शत्रु है, आपके राज्य के शत्रु का शत्रु है। इसके बाद है अरिमित्र, मतलब कि शत्रु का जो मित्र है उसे अरिमित्र कहते हैं। इसके बाद मित्र का मित्र, वह जो आपके मित्र का मित्र है। इसके बाद है अरिमित्र का मित्र, मतलब शत्रु के मित्र का मित्र। कौन है, शत्रु के मित्र का मित्र। इसके बाद है मध्यस्थ, जो ना आपके साथ है और ना ही आपके विरोध में है, वो मध्यस्थ है। इसके बाद है उदासीन, जो दूर है और तटस्थ है। इसके बाद है आपका पाणिग्रह, तो वह जो पीछे से वार करने को तैयार रहता है। क्या है, पार्षणिग्रह, जो पीछे से जो है वार करने को तैयार रहता है। इसके बाद है आक्रंद,
वह जो आप पर या आपके मित्र पर आक्रमण करने की स्थिति में हो। इसके बाद है शरणागत, जो आपके राज्य की शरण में आ गया हो। और इसके बाद है दूधाभुक्त, जो केवल लाभ लेने की दृष्टि से संबंध रखता है। तो ये जो है 12 प्रकार के जो राज्य हैं एक राजा के आसपास होते हैं। इन सभी राज्यों का विश्लेषण करके जो राजा को यह तय करना चाहिए कि उसे कब किसके साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। तो ये 12 प्रकार के जो राजे होते हैं आसपास, तो आपको राजे को विशेष ध्यान रखना है किसके साथ संबंध बना के चलने और किससे दूरियां बना के चलनी है। इसके बाद यहां पर देखते हैं मंडल सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले विदेश नीति का मार्गदर्शन ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी राजा को अपने पड़ोसी राज्यों की नीति को समझकर जो है कार्य करना चाहिए। इसके बाद है शत्रु और मित्र की पहचान। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि शत्रु का शत्रु आपका मित्र हो सकता है। इसके बाद है रणनीति निर्माण में सहायक। तो राजा को केवल अपने राज्य की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि आसपास के राज्यों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके बाद है समय अनुसार नीति बदलना। तो कौटिल्य ने कहा है कि समय पर परिस्थिति के अनुसार मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाना भी एक कुशल राजा की नीति होनी चाहिए। इसके बाद राज्य की सुरक्षा और विस्तार। तो इस सिद्धांत के माध्यम से राज्य न केवल अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि धीरे धीरे अपना विस्तार भी कर सकता है। इसके बाद हम लोग लास्ट में देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक दूरदर्शी और व्यवहारिक सिद्धांत है जो आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी प्रासंगिक है। यानी कि प्राचीन काल में जो व्यवहार और सिद्धांत है वो इस समय जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। यह सिद्धांत जो है राजा को यह सिखाता है कि कैसे अपने शत्रुओं की पहचान करे और उनसे निपटे और मित्रता के माध्यम से अपने शक्ति को बढ़ाए। आज की दुनिया में जहां हर देश को अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, वहां कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। यह केवल राजनीति नहीं बल्कि जीवन की रणनीति भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न क्या है? नामकरण और उपनयन संस्कार की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में जो है नामकरण उपनयन संस्कार चलते थे तो उनकी क्या उपयोगिता है? तो हिंदू धर्म में जीवन को शुद्ध और व्यवस्थित रूप से जीने के लिए 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से 2 प्रमुख संस्कार हैं, नामकरण संस्कार और उपनयन संस्कार। ये दोनों संस्कार व्यक्ति के जीवन की दिशा और उद्देश्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं नमस्कार संस्कार की उपयोगिता। नामकरण संस्कार का अर्थ है शिशु को जन्म के कुछ दिनों बाद एक उपयुक्त नाम देना। यह संस्कार सामान्यतः जन्म के 11वें दिन किया जाता है। परिवार के बुजुर्ग, माता पिता, पुरोहित आदि मिलकर बच्चे को शुभ नाम देते हैं। तो नामकरण संस्कार कब होता है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके लगभग 11वें दिन जो है उसका नामकरण किया जाता है। उसके परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, पंडित जी को बुलाया जाता है, इसके बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले इनके नामकरण संस्कार की प्रमुख उपयोगिता क्या है? पहचान की स्थापना की जाती है, यानी कि बच्चे को जो है उस नाम से ही आगे चल के जाना जाता है। नाम के बिना व्यक्ति की कोई सामाजिक पहचान नहीं होती। नामकरण से व्यक्ति जो है समाज में पहचाना जाने लगता है। इसके बाद है सांस्कृतिक जुड़ाव। नामकरण संस्कार में बच्चे को ऐसा नाम दिया जाता है जो धर्म और संस्कृति और पारिवारिक परंपरा से जुड़ा होता है। इसके बाद अच्छे गुणों की प्रेरणा। बच्चे के नाम अक्सर देवी देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों या गुणों के आधार पर रखे जाते हैं जिससे उन्हें अच्छे संस्कारों की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद सामाजिकता की शुरुआत। यह पहला ऐसा संस्कार है जिसमें शिशु को समाज के सामने लाया जाता है और परिवार के बाहर उसकी उपस्थिति को मान्यता मिलती है। इसके बाद है शुभ भविष्य की कामना। तो नामकरण संस्कार के समय विशेष पूजा, मंत्रोच्चार, आशीर्वाद से शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। तो आपको बस ये जो 5 हेडिंग याद रखनी है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है उपनयन संस्कार की क्या उपयोगिता है? तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार प्राचीन काल में 18 से 12 वर्ष की आयु में बालकों का गुरुकुल में प्रवेश कराने से पहले किया जाता था। इसका उद्देश्य था शिक्षा की औपचारिक शुरुआत करना। तो उपनयन संस्कार की प्रमुख उपयोगिता देख लेते हैं। तो सबसे पहले उपयोगिता है शिक्षा की शुरुआत करना। उपनयन संस्कार के बाद बालक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और उसे गुरु के सानिध्य में वेद अध्ययन और अन्य विद्या की जो है शिक्षा मिलती है।
इसके बाद है अनुशासन की भावना। इस संस्कार से बालक में संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के गुण विकसित होते हैं। इसके बाद है धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर। यह संस्कार एक बालक को धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। अब वह धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य माना जाता है। इसके बाद है गुरु शिष्य परंपरा की नींव। उपनयन संस्कार में बालक को गुरु के पास सौंपा जाता है, जो भारतीय शिक्षा की पद्धति का मूल है। इससे गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बढ़ता है। इसके बाद जिम्मेदारियों की शुरुआत। यह संस्कार बालक को यह महसूस कराता है कि अब वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने और निभाने योग्य जो है हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो नामकरण उपनयन संस्कार न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि वे बच्चे के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। नामकरण से जहां बच्चों को समाज में एक पहचान मिलती है, वहीं उपनयन संस्कार से उसके जीवन को शिक्षा, अनुशासन और धर्म की ओर ले जाता है। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक, एक सुसंगत मानव बनाना है। ये दोनों संस्कार जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक हैं। यदि आज के आधुनिक युग में भी इन संस्कारों को सही रूप में अपनाया जाए तो समाज में नैतिकता, संस्कृति और सदाचार को जो है मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल हमने जो है 3 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जो है जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।